माइंड में एक कंफ्यूजन है बैंक स्टेटमेंट को लेकर, प्रूफ ऑफ फंड्स को लेकर एंड अपील फीस को लेकर कि उनके अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए, बैंक स्टैम्प जरूरी है या नहीं, या फिर जिनका रिफ्यूजल आया है तो उसके बाद अपील करना वर्थ रहेगा या नहीं। तो आज की ये जो वीडियो है उन सभी एप्लीकेंट्स के लिए है जो लोग पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन कर रहे हैं एंड जिनका रिफ्यूजल आया है उनके लिए। तो ये सब कुछ आपको समझना होगा, फुल वीडियो वॉच कीजिए तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप सभी का वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे ताकि जो लोग भी एप्लीकेशन कर रहे हैं वो लोग अपने एप्लीकेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकें। पहले बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। पोलैंड वीजा एप्लीकेशन में बैंक स्टेटमेंट एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं होता। एम्बेसी इस डॉक्यूमेंट को देखकर ये जज करती है कि एप्लीकेंट फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं। एम्बेसी ये भी जज करती है कि जो एप्लीकेंट्स पोलैंड पहुंच जाएं, जो भी पहुंचना चाह रहे हैं या फिर जो लोग पहुंच गए हैं वो लोग डे वन से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं या नहीं। इस वजह से बैंक स्टेटमेंट को देख करके वो आपको जज करती है। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि बैंक अकाउंट में आपका कितना बैलेंस होना चाहिए, कितना बैलेंस आप शो कर सकते हैं, कितना बैलेंस आप स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है क्योंकि हर केस अलग होता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट है, सफिशिएंट फंड्स है तो ये आपके लिए अच्छा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो नेचुरल होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नेचुरल होने का मतलब है कि आपका कोई सेविंग अकाउंट है, आपका कोई सैलरी अकाउंट है, आपका कोई बिजनेस अकाउंट है। किसी केस में सपोज किसी के पास फंड्स नहीं है एंड उन लोगों ने बोरो किया है कहीं से पैसे को, तो बोरो किए हुए पैसे आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। बट ये वर्क वीजा एप्लीकेशन करने से पहले ही आपको अपना बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करके रखना है। एंड इस केस में जब आप बोरो करते हैं तो उस टाइम पर आपने बोरो कहां से किया, डिपॉजिट किधर से किया, ये सब कुछ आपको कवर लेटर में मेंशन करना होता है क्योंकि प्रूफ देना होगा आपको कि ये आपका नेचुरल अकाउंट है या नहीं, या जो भी है आपके केस में। जैसा कि मैंने बताया कि हर केस अलग होता है तो हर केस में आपको स्टेटमेंट उसी के अकॉर्डिंग आपको रेडी करना होता है। बट नेचुरल ट्रांजेक्शन जो होता है, नेचुरल हिस्ट्री की जो मैं बात कर रही हूँ वो सेविंग अकाउंट से या तो सैलरी अकाउंट से या तो बिजनेस अकाउंट से, या आप नेचुरल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप बैंक स्टेटमेंट के लिए रेडी कर सकते हैं। अगर किसी एप्लीकेंट ने वीजा अप्लाई करने से कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा अमाउंट अचानक से अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता है, जैसा कि चेकलिस्ट में भी मेंशन है कि आपको लेटेस्ट 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट देना है विथ नो डिपॉजिट, मतलब उसमें डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। जो आपका नेचुरल अकाउंट है, नेचुरल जो सेविंग अकाउंट है उसका आपको बैंक स्टेटमेंट देना है। तो अगर इस केस में अगर किसी एप्लीकेंट्स ने ऐसा किया होता है एंड उनका जो सोर्स है वो क्लियर नहीं है तो एम्बेसी को उस केस में डाउट हो सकता है। एम्बेसी को डाउट ना हो इसलिए हमेशा आपको जेन्युइन ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ही मेंटेन करना है ताकि जो उनके रूल्स है, जो उनके चेकलिस्ट के रूल्स है, जो चेकलिस्ट में बताया गया उनके रूल्स को आपको उनको लगे कि आपने उनके रूल्स को फॉलो किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक स्टेटमेंट को किस तरह से आपको रेडी करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आए हैं कि क्या बैंक स्टेटमेंट के ऊपर सिग्नेचर एंड स्टैंप होना जरूरी है? तो इसका आंसर है यस। आपको बैंक स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट एंड सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है क्योंकि नॉर्मली बैंक से जो इशू किया गया है स्टेटमेंट वो लेना आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन होता है। और ये स्टेटमेंट जिस पर कि सिग्नेचर एंड स्टैम्प होता है ये आपके डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप ऑनलाइन स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि वो ऑफिशियली जनरेटेड हो और एम्बेसी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो। बात करते हैं जीसीसी एप्लीकेंट्स की, क्योंकि कुछ टाइम से जीसीसी को लेकर काफी क्वेश्चंस आ रहे थे। तो जीसीसी एप्लीकेंट्स के लिए उनका एक ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि लोकल करेंसी में कितना अमाउंट होना चाहिए, कितना स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए। उनका ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि उनकी जो लोकल करेंसी है उसमें उनको कितना बैलेंस दिखाना होगा अपने बैंक स्टेटमेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात अमाउंट नहीं है बल्कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है। एम्बेसी ये आपको देखना चाहती है कि एप्लीकेंट्स फाइनेंशियली जेन्युइन है, उनकी जो इनकम है, उनका जो सेविंग्स है, उनका सोर्स है क्लियर, मीन्स जेन्यून या नेचुरल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो सेविंग है, आपकी जो इनकम है वो नेचुरल है, उनका सोर्स क्लियर है। तो एम्बेसी सिर्फ इतना देखना चाहती है कि आपका जो अमाउंट है, आपके जो अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो आपका नेचुरल है, वो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो क्लियर है। मीन्स जैसे कि मैं बताती हूँ कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो की कंसिस्टेंसी को आप लोग को बनाए रखना है। तो ये आपके नेचुरल अकाउंट से ही होगा पॉसिबल, क्योंकि आप अपने अकाउंट से कुछ जो अर्न करते हैं वो सेव करते हैं, फिर उसके बाद आप उससे स्पेंड करते हैं अपने घर के खर्च के लिए, फिर उसके बाद आप सेव करते हैं। तो ये नेचुरल स्टेबिलिटी है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो आजकल काफी ज्यादा डिस्कशन में है, जिसका नाम है कोड नंबर 10
रिफ्यूजल या इसको 10 नंबर रिफ्यूजल भी कह सकते हैं। तो कई एप्लीकेंट्स को वीजा रिफ्यूजल लेटर में कोड नंबर 10 मिल जाता है। तो इस कोड का रिलेशन यूजुअली एप्लीकेंट्स के पर्पस ऑफ स्टे के क्रेडिबिलिटी से होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो एम्बेसी को ये लगता है कि एप्लीकेंट्स अपने ट्रेवल या स्टे के पर्पस को वो प्रॉपरली प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से उनको 10 नंबर का रिफ्यूजल दिया जाता है। तो ऐसे केस में सिर्फ वर्क परमिट होना ही काफी नहीं होता, इसके साथ साथ आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल प्रूफ्स एंड ओवरऑल आपके जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल भी आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिफ्यूजल में। ऐसा नहीं है कि रिफ्यूजल आया तो आपने फिर से उसमें कवर लेटर सिर्फ मेंशन कर दिया, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए ही नहीं। तो जब तक आप उनके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो रिफ्यूजल जो आपको आया है तो वो फिर से रिजेक्शन का रीजन बन जाता है। क्योंकि जो लोग इस चीज को समझ जाते हैं कि रिफ्यूजल के बाद आपको किस तरह से अपील करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करना है, तो उस केस में उनका वीजा सक्सेस हो जाता है आफ्टर रिफ्यूजल भी। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि रिफ्यूजल आता है तो आपको कौन कौन से वर्क करने हैं अपनी कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स एंड उसके साथ साथ आपको भी अपनी तरफ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके एम्बेसी को प्रोवाइड करने होते हैं, ताकि उनको ये प्रूफ हो सके कि आपका पर्पस ऑफ स्टे, पर्पस ऑफ ट्रेवल जो है आपने उनको प्रूफ कर दिया। अगर आपको 10 नंबर रिफ्यूजल आता भी है तो आपको इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले उस रिफ्यूजल लेटर को पढ़ना है, उसको समझना है और ये देखना है कि एम्बेसी ने किस पॉइंट को एग्जैक्टली किस पॉइंट पर अपना कंसर्न रेज किया है। उनके कंसर्न, उन्होंने जो कंसर्न रेज किया है उसी टॉपिक पर, उसी पॉइंट पर आपको उनका रीजन का आपको डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने होते हैं, जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आते हैं। तो जब तक उनका कंसर्न जो उन्होंने रेज किया है उसको आप फॉलो नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी आपको रिफ्यूजल ही आ सकता है। तो बहुत सारे लोग इस डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं तो उनका जो वीजा है वो अप्रूव हो जाता है। तो यही चीज आप सभी को भी समझनी होगी। आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको 10 नंबर रिफ्यूजल आ गया तो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या अपील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है, कुछ लोगों के मन में ये भी होता है कि सपोज फीस को लेकर कि अगर सेकेंड टाइम अगर इस अपील को करते हैं तो फीस तो आपको फिर से पे करनी पड़ती है, देन उसके बाद भी अगर रिजेक्शन आता है तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, जो कि जेन्युइन सी बात है, सभी लोग सोचेंगे इस चीज को। तो पहले तो अगर आप लोग अपना मन बनाइए कि अगर आपको अपील करना है तो अपील करना कैसे है। सच ये है कि अपील तभी यूजफुल होती है आपकी जब आप एम्बेसी के कंसर्न को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको एड्रेस करेंगे तब। अगर एम्बेसी के जो कंसर्न है उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर वो एड्रेस हो जाता है तो वीजा आपका अप्रूव होता है। तो इन बातों को सोचकर अगर आप चलेंगे कि पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो सिर्फ पैसों को लेकर नहीं चलना है, आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको चलना है कि आपको वीजा अप्रूव करवाना ही करवाना है। अगर आपके पास कोई एडिशनल एविडेंस है या फिर आपके पास स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो एम्बेसी के मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकता है तो अपील आपके पास एक ऑप्शन बनता है। लेकिन बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के अगर आप सिर्फ अपील कर देते हैं तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। सिर्फ आप वीजा पे करेंगे एंड उसके बाद आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कि रिजेक्शन का रीजन क्या था, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अगर आप अपील करेंगे तो उस केस में वीजा अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि आपने उनके कंसर्न को प्रूफ नहीं किया, आपने उनके कंसर्न को उनके अकॉर्डिंग प्रूफ नहीं दिया। इस वजह से सेकेंड टाइम ये रिजेक्शन हो जाता है। अपील फाइल करने से पहले रिफ्यूजल रीजन को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम्बेसी क्या कहना चाहती है और आपको क्या उनको देना। एक और चीज जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है वो है फेक डॉक्यूमेंट्स। कुछ लोग क्या करते हैं कि टेम्परेरी बैलेंस शो कर देते हैं अपने अकाउंट में, किसी से बोरो किया एंड अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया एंड उसको शो करते हैं स्टेटमेंट के अंदर। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो उस टाइम पर ये अफेक्ट कर सकता है। तो फ्यूचर एप्लीकेंट्स को ये सब चीजें अफेक्ट ना करें, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। कुछ भी फेक आपको नहीं रखना है, क्योंकि एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है। अगर उनको कोई भी ऐसी इनकंसिस्टेंसी दिख जाती है, मिल जाती है किसी भी एप्लीकेशन में, तो आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी वीक हो जाता है। तो वो उनका काम है वेरीफाई करना एंड आपका काम है कि आपको सेफ ऑप्शन लेकर चलना है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स ही आपको प्रोवाइड करना है। तो जब आपको पता है कि एम्बेसी वेरीफाई करती है एवरी डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ऐसा काम करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं भी अपने वीडियोस में हमेशा कहती हूँ कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आप इंक्लूड मत कीजिए, हमेशा जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स ही आप प्रोवाइड कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पोलैंड वर्क वीजा एप्लीकेशन में बैंक स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फंड्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपकी क्रेडिबिलिटी को भी इंप्रूव करता है एंड इससे क्या होता है कि आपके रिफ्यूजल के चांसेस भी कम हो जाते हैं।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बैंक स्टेटमेंट रेडी करें वो सब कुछ जेन्यून हो एंड उस पर बैंक के स्टैंप एंड सिग्नेचर हो, जैसा कि मैंने वीडियोस में फुल एनालाइज करके आपको बताया। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मे भी आपका फर्स्ट टाइम ही वीज़ा अप्रूव हो सकता है। तो कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको आ जाएगा। मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।